कि ग़ज़वाए रोटी करने की हालात में पाकिस्तान जो ग़ज़वाए हिंद की बात करता है, उनको तो ग़ज़वाए रोटी करनी चाहिए, ये ग़ज़वाए हिंद की बात करता है। इन्होंने सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी और महमूद मदनी के साथ गले से गला और सुर से सुर मिला करके क्या कहा कि हम सारे इज़राइली प्रोडक्ट्स को हम बॉयकॉट करते हैं। तो भैया असदुद्दीन अवैसी ने अपना व्हाट्सएप अभी तक बॉयकॉट नहीं किया। भाई अगर इस्लाम मान रहे हो तो सही से मानो ना, ये साबुन हलाल होना चाहिए, लेकिन अशफाक आलम रेप कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं है। और शहद उसको हलाल होना सजा मिले भारत के संविधान के अंतर्गत, और हलाल का सर्टिफिकेट आप बना कर देंगे आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आज के खास कार्यक्रम में। और एक बार फिर से हमारे साथ नाजिया मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नाजिया। नमस्कार, जय हिंद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच अंबर। नाजिया, उत्तर प्रदेश से एक खबर आई है जिसमें जो अवैध रूप से हलाला सर्टिफिकेशन बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, जिसमें कई सारे ऐसे नाम हैं, और इनफैक्ट जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें साबुन, तेल, टूथपेस्ट और इस तरह के हनी, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए भी हलाल सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे संज्ञान लिया है। और कहीं ना कहीं जो समाज में एक दो कम्युनिटीज है उनके बीच में भी द्वेष फैलाने का ये काम करती है। और जो शिकायतकर्ता है उनका ये आरोप है कि इसकी वजह से, जहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ज्यादातर अगर हलाल प्रोडक्ट की बात की जाए या हलाल सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो ये नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स के लिए नेसेसरी माना जाता है अगर इस्लामिक फेथ की बात की जाए। तो इस सब से उनका ये तात्पर्य है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है इस सर्टिफिकेशन की वजह से जो प्रोडक्ट जहां पर ये सर्टिफिकेशन नहीं है उनकी बिक्री पर असर पड़ता है, और इस सब से कमाया हुआ पैसा अवैध रूप से भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाने का बड़ा अंदेशा है। किस तरह से देख रही हैं आप इस पूरे पूरे कार्रवाई को? जब भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ना, तो हम 3 राज्यों का नाम अब सबसे पहले लेते हैं। आसाम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां जहां जिनसे हमें इतनी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कि तमाम कुप्रथाओं के साथ-साथ तमाम इडियोटिक और नॉनसेंस चीजों को और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा और रोटी-बोटी देने का जो कार्यक्रम चल रहा था पिछले 76 साल से, ये 3 राज्य अपने इक़दाम की वजह से, अपने स्टेप्स की वजह से, अपने स्ट्रिक्ट लॉ की वजह से सबको दरहम-बरहम एकदम डेवास्टेट करने के लिए खड़ी हो चुकी है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा स्टेप था और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था जो लेना बहुत पहले ज़रूरी था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। 3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम खुलकर सामने आ रहे हैं, जो लोग खिलौने की तरह यूज़ कर रहे थे पब्लिक के फेथ को के साथ खेलने के लिए। अब साबुन में हलाल है कि नहीं है, शहद जो है वो तो मधुमक्खियों से निकलता है, उसमें हलाल और हराम की बात कहाँ से आ जाती है। अच्छा, केस जो है वो फाइल भी हुआ है चेन्नई के जमायतुल उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट, दिल्ली हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके बाद मुंबई जमायतुल उलमा। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनका नाम बहुत आगे पहले भी आया करता था, लेकिन इस बार आया है और सबसे पहला कदम योगी महाराज जी ने उठाया है, क्योंकि गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं, ये हिंदू राष्ट्र है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं पश्चिम बंगाल छोड़ करके उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि वहां जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो कहीं भी नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल, बहुत जानना स्वागत है आपका हमारे उत्तर प्रदेश में। ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका फाउंडर कौन था। जैसे अंबर, मैं और आप हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया में चीखते चिल्लाते रहते हैं कि हम कुरान के मानने वाले हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, मुल्ला के मानने वाले नहीं है। हम 1937 के जिन्ना के बनाए हुए शरिया लॉ को क्यों मानेंगे, और कोई हमें मानने पर मजबूर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूं कि मोहम्मद जिन्ना इज अ मैन विथ अ मिशन एज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ हलाल इंडिया। ठीक है, तो ये उनका एक षड्यंत्र रचाया हुआ था। हलाल हमेशा एक सिंबॉलिक रिलीजन को दर्शाया है, हमेशा
इवन बहुत नॉर्मल सी चीजें, हम फ्लाइट्स पे बैठते हैं तो भी पूछ लेते हैं नॉन वेज है तो हलाल है कि नहीं है, केएफसी जाते हैं तो पूछ लेते हैं हलाल है कि नहीं है। हलाल एक अरबिक वर्ड है, ट्रांसलेट किया जाए तो इस्लाम मानने वालों के लिए अगर हलाल सर्टिफिकेट है तो वो परमिशेबल हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम परमिशेबल कहते हैं। और खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों के दिमाग में ये चीजें बहुत बहुत फिक्स्ड और स्टक रहती हैं कि जो भी चीजें हम खा रहे हैं वो हलाल ही हो। ठीक है, अच्छी बात है, कोई अगर क्रिश्चियन है वो अपनी बात को, वो अपने अपने रिचुअल को अगर मान रहा है, बिल्कुल मानना चाहिए। कोई यहूदी है वो अपने रिचुअल को मान रहा है, अपने रिलीजन को मान रहा है, उसको मानना चाहिए। पर साबुन, तेल, शहद, परफ्यूम, ऐसी ऐसी चीजों में जो चीजें, जिन चीजों में हलाल और हराम का कोई मकसद और मतलब नहीं आता है, उसमें भी जो अटैच किया गया है वो सिर्फ इसलिए अटैच किया गया है, इसलिए जानबूझ करके उस सर्टिफिकेट को दिया जा रहा है ताकि ये जितनी फंडिंग है, ये सारी फंडिंग जो है वो एक खास कलेक्टिव, स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटली इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को जाए। और वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो जिहाद, अल जिहाद, लश्कर तैयबा, अजमुल मुजाहिदीन, ऐसी चीजों पर, ऐसी चीजों को जो लोग रोटी और बोटी दे करके उनको उनको पाल पोस करके बड़ा करते हैं देश की शांति को भंग करने के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आज इजराइल में जो हुआ उसके लिए हमास के समर्थन में बहुत लोग यहाँ पर खड़े हो गए और काफी इजराइल के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया गया। तो आप अपने स्क्रीन पे अभी चला रही हैं कि एक बंदा बेचारा है वो मक्का मदीना से वो बता रहा है कि देखो यहाँ तो इजरायली प्रोडक्ट्स जो है वो मैकडोनल्ड भी चल रहा है, वो केएफसी भी चल रहा है और पेप्सी भी चल रहा है। तो मैकडोनल्ड को मक्का बॉयकॉट करो, मदीना पेप्सी में तुम जब लोग को बॉयकॉट करो, वो सारे बॉयकॉट इसराइल प्रोडक्ट्स। लेकिन मैं अभी मस्जिद हरम में खड़ा हूँ, मक्का में, काबा शरीफ के बाहर जो मस्जिद है, मस्जिद हरम, उसके बाहर ये है केएफसी। यहाँ पे ये केएफसी है और यहाँ पे कोई गैर नहीं है, सारे के सारे मुस्लिम ही हैं। और केएफसी की लाइन मैं दिखा देता हूँ कि लोग कैसे शौक से खा रहे हैं खरीद के। ये सारी लाइन लगी हुई है पूरी की पूरी केएफसी में, सारे लोग खा रहे हैं। ये यहाँ पे पेप्सी है खाने वाला मुस्लिम, ये यहाँ पे केएफसी एक बेचने वाला, वो सारे बॉयकॉट इसराइल प्रोडक्ट्स। तो ये वीडियो हमने देखा और इसमें जिस तरह से भाई साहब सारी तस्वीर दिखा रहे हैं, और हम ना कि सिर्फ सऊदी और बल्कि पूरे यूएई में और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ममालिक है जहां पर हम देखते हैं ये सब। लेकिन भारत में ये एक पूरी तरह से जो अवैध पूरा एक तंत्र तैयार हुआ है जहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मिलके, जिनको ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरह का कोई भी हलाल सर्टिफिकेशन कर सके, जिसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है। और समय समय पर ये बात उठती रहती है जिसमें हम हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई की बात करें, जमीयत उलमा हिंद जो हलाल ट्रस्ट है उसकी बात की जाए, हलाल काउंसिल ऑफ मुंबई इंडिया, जिन सब की हमने बात की है, ये सारी चीजें एक आजाद भारत में एक पैरेलली अपनी ही तरफ से ये सब चल रहा है। तो इस पे संज्ञान पहले से क्यों नहीं लिया गया? क्यों एक शिकायतकर्ता को अब जाना पड़ा कि हम इस सब की वजह से कहीं ना कहीं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री को सप्रेस किया जा रहा है? और जो फंडिंग की बात है वो तो सामने है कि कहाँ से कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, संज्ञान तो पहले भी लिया जाता था। पिटिशंस और ग्रीवांस लेटर्स और कंप्लेन लेटर्स तो पहले भी जमा हुआ करते थे। पहले भी लोग आवाज उठाया करते थे। अब भाई बिजनेसमैन लोग हैं वो तो कहेंगे ही भाई तुम तेल साबुन में भी हलाल और हराम कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम मेरे बिजनेस को ठप करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि ऐसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का एक टारगेट होता है कि हम हलाल लिखेंगे तो सारी की सारी मुस्लिम कम्युनिटी हमारे यहाँ से ये सारे सामान खरीद फरोख्त करेगी और इससे जो पैसा कलेक्शन होगा वो ऐसे अल जिहाद और जिहादी एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए काम आएगी। तो संज्ञान पहले भी लिया जाता था, सर्वोच्च न्यायपालिका में भी ऐसे केसेस पहले भी जाते थे। लेकिन बात अब यहाँ पर आती है कि सर्वोच्च न्यायपालिका इस बात का निर्णय तो हमें बताती है कि हमें दिवाली में भगवान राम की स्वागत के लिए कितने दिए जलाने चाहिए और कैसे पटाखे फोड़ने चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मेरे और आपके ऊपर हर रोज जब बलात्कार और रेप की धमकियां आती हैं और हम लेटर पर लेटर देते हैं पर उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, भले ही हम हाईकोर्ट चले जाएं, भले ही हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। संज्ञान तो तब भी लिया जाता है जब राम मंदिर बनने के लिए जब सर्वोच्च न्यायपालिका में गुहार लगाई गई थी,
तो 2 डेकेड लड़ना पड़ा। लेकिन आज नूह और मेवात में मस्जिद के छत पर से जब पत्थर मारे गए, तब तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में राम भक्तों के ऊपर जो बम बारूद मारा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि मैं ये केस देखूंगा ही नहीं। तो संज्ञान पहले भी लिया जा रहा था, स्टेप्स पहले भी लिए जा रहे थे, लेकिन उस स्टेप्स पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो प्रोसीजर होना चाहिए, जो प्रोसेस होना चाहिए, जो एक लीगल एक्शन होना चाहिए, जो एक गवर्नमेंट का काम होना चाहिए, वो तो हो ही नहीं रहा था। आप सोचो, उत्तर प्रदेश में मिलियन मिलियन रुपए पहले पास हुआ करते थे चीफ मिनिस्टर के फंड से कब्रिस्तान बनाने के लिए, जबकि हमारा कुरान क्या कहता है कि पक्के कब्रिस्तान, पक्के मजार वो शिर्क है। मिट्टी का कब्रिस्तान होना चाहिए, मिट्टी का मजार होना चाहिए। तो ना कब्रिस्तान में किसी को जाना था और ना कब्रिस्तान के अंदर से किसी को आना था। बाहर वाला जाना नहीं चाहता है और अंदर वाला आएगा नहीं कभी। तो मिलियन मिलियन जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वक्त में जो कब्रिस्तान और मजार पर जो पैसे खर्च हो रहे थे, तो उस पर भी लोग पहले संज्ञान ले रहे थे कि भाई यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी पर खर्च कीजिए, यहाँ पर आप एजुकेशन लेवल पर आप खर्च कीजिए। लेकिन उस संज्ञान को मुख्यमंत्री के द्वारा, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उसके द्वारा कार्रवाई जो है वो रोक दी जाती थी। अभी देखिए, मैं आपको एक बहुत अपना ही एक केस के बारे में आपको मैं बताती हूँ कि मैंने पिछले 2 साल से पटना हाई कोर्ट में और पटना मुख्यमंत्री को और कॉरपोरेशन में कई लेटर्स, कई पिटिशंस मैंने भेज कर रखे हैं। इवन मेरी दो फाइल इतनी मोटी मोटी हो गई है कि हॉस्पिटल के साथ साथ रेसिडेंशियल घर कैसे हो सकता है। 3 फ्लोर पे हॉस्पिटल है और 2 फ्लोर पे घर है और ऊपर वाले फ्लोर पे गार्डन है, छत पर, टेरेस पर। ये कैसे हो सकता है? नीचे हॉस्पिटल में मरीज हैं और बाकी जो 2 फ्लोर रेसिडेंशियल है उसमें किटी पार्टी हो रही है, उसमें नाच गाना हो रहा है, उसमें डांस का प्रोग्राम हो रहा है। मैंने सारे प्रूफ भी दिए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, नथिंग। अब अल्टीमेटली मुझे उस मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट से फिर मुझे कुछ थोड़ा बहुत अगर रिहाई मिलेगी, तो फिर जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक उस पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा। तो बात ऐसी नहीं है कि संज्ञान नहीं लिया जा रहा था, संज्ञान लिया जा रहा था। अब आप सोचो कि गजवाए रोटी करने की हालात में पाकिस्तान जो गजवाए हिंद की बात करता है, उनको तो गजवाए रोटी करनी चाहिए, गजवाए हिंद की बात करता है। इन्होंने सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी और महमूद मदनी के साथ गले से गला और सुर से सुर मिला करके क्या कहा कि हम सारे इजरायली प्रोडक्ट्स को हम बॉयकॉट करते हैं। तो भैया, असदुद्दीन अवैसी ने अपना व्हाट्सएप अभी तक बॉयकॉट नहीं किया। व्हाट्सएप चला रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, अपना वाहवाही लपेट रहे हैं। और आप देखिए कि ये जाहिल आजम बाबर आजम जो कुत्ते की तरह हार करके आशीर्वाद आटा लेकर के रिटर्न चला गया, ये पेप्सी का ऐड दे रहा था 1 महीना अपनी छाती पेप्सी का ऐड दे रहा था। तो तब मुफ्ती तारिक मसूद कहाँ मर गए थे, मुफ्ती तारिक जमील कहाँ मर गए थे। तो ये जो इनका दोहरा शक्ल है, ये जो इनकी दोहरी गिरगिट नुमा जो इनका चेहरा है, ये अब धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। पहले क्या था कि भारत की उन्नति और भारत के इकोनॉमिक को, भारत के जीडीपी को, भारत के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी था, भारत के बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी था। तो भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के उनकी टीम में जितने लोग थे, वो भारत की उन्नति और इन तमाम चीजों पे फोकस किए हुए थे। अब क्या है कि ये चीजें बहुत खूबसूरत हो चुकी हैं। आने वाले वक्त में हम ये भी देखेंगे कि हमारा भारत तीसरे इकोनॉमिक पोजीशन पर है। मुझे लगता है 6-7 महीना 8 महीना ही लगेगा, क्योंकि जिस हिसाब से सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस हिसाब से सोलर सिस्टम के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अहमदाबाद में जिस हिसाब से स्मार्ट सिटी बन चुकी है, तो हमारा भारत आराम से 3rd पोजीशन पर इकोनॉमी में चला जाएगा। अब ये जितने भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो खुराफात हैं, जो डायबोलिक माइंड है, जो पैसा अर्न करके जो यासीन मलिक और लश्कर तैयबा और जिहादियों पर खर्च करने का जो जरिया था, अब उसको अंदर भीतर से देखा जा रहा है, अब उसको पकड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो 2024 के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार बनेगी, इसके बाद हम वो चेहरा देखेंगे बिल्कुल नंगा होते हुए, जिसका डर आज महमूद मदनी के चेहरे पर नजर आ रहा है, जिसका डर हमें अवैसी के चेहरे पर नजर आ रहा है, और जिसका डर हमें राहुल गांधी के भी चेहरे पर नजर आ रहा है।
14 अच्छा 14 तारीख को मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इतना हलाल और हराम की बात महमूद मदनी करते हैं और अवैसी करते हैं चिल्ड्रन डे वाले दिन में। चिल्ड्रन, हालांकि मैं तो चाचा नेहरू नहीं कहती हूँ, मामा नेहरू कहती हूँ, क्योंकि वो पूरे भारतवासियों को मामू बनाकर निकल गए। तो 14 नवंबर को 2023 को 5 साल की एक बच्ची का रेप किया था अशफाक आलम ने। तो इसके बारे में महमूद मदनी हराम बोलेंगे कि हलाल बोलेंगे? संविधान पे कूद जाएंगे या इस्लाम के द्वारा इसको सजा देने की बात करेंगे, क्योंकि इस्लाम का राग, जैसा कन्वीनियंट होता है वैसा कर लेते हैं ना। क्योंकि मैं और आप तो भुक्तभोगी है ना, मैं और आप तो ऐसे लोगों को हर रोज टीवी के पर्दे पर हम लोग डिबेट में झेलते हैं। तो भाई अगर इस्लाम मान रहे हो तो सही से मानो ना, ये साबुन हलाल होना चाहिए, लेकिन अशफाक आलम रेप कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं है। शहद हलाल होना, उसको सजा मिले भारत के संविधान के अंतर्गत, और हलाल का सर्टिफिकेट आप बना कर देंगे। आप कौन है ये देखिए, इसको कहते हैं दोहरा। पश्चिम बंगाल में नासिर खान ने दो मुसलमान भाइयों ने गाड़ी में पकड़ करके एक फॉरेनर लड़की का रेप किया। मैंने, आप स्क्रीन पे चला भी दीजिए। तो ये पता है जेल के अंदर से फेसबुक पे एक्टिव था, मैंने न्यूज के साथ दिया, जेल के अंदर से फेसबुक पे एक्टिव था। अब आप बोलिए कि ऐसे लोगों के बारे में कौन बात करेगा? आप दीजिए ना। मैं तो चाहती हूँ कि आज से भारत में इस्लामिक कानून जो सऊदी अरबिया में चल रहा है वो लागू हो जाए। साबुन हलाल होना चाहिए, शहद हलाल होना चाहिए, पैर साफ करने वाला हलाल होना चाहिए, हार्पिक हलाल होना चाहिए, डिटॉल हलाल होना चाहिए, और ये अशफाक आलम और नासिर खान रेप करना चाहिए, तब संविधान मानेंगे। और हार्पिक के लिए हम बोलेंगे कि नहीं हमको हलाल चाहिए। तो ये जो दोहरी शक्ल है, ये अभी आने वाले वक्त में ये ऐसी नंगी होने वाली है, ऐसी नंगी होने वाली है कि जिसका अंदाजा मैं और आप लगा रहे हैं, और महमूद मदनी जैसे लोग और ऐसे अशफाक आलम और नासिर खान जैसे बलात्कारी लोग भी लगा रहे हैं कि इनकी दुर्दशा बहुत खराब होने वाली है। इसलिए अवैसी जैसे लोग ये पैगाम भेजते हैं अपनी स्पीच के द्वारा पाकिस्तान में कि भारत में मुसलमान बहुत डिप्राइव है। भैया अगर भारत में मुसलमान डिप्राइव होते तो मोहम्मद समी के नाम से यही उत्तर प्रदेश के योगी जी यही उनके मोहम्मद समी के नाम का क्रिकेट स्टेडियम नहीं बना देते। बिल्कुल। भारत को गौरव वाले मुसलमानों की जरूरत है। आज भी हमारी बड़ी खूबसूरत बात है नाजिया, कि जब आतंकवाद होता है तो आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है। जब शमी 4 चांद लगाता है क्रिकेट में तो तुरंत वो मुसलमान हो जाता है, तो वो तुरंत मुसलमान हो जाता है, तब वो भारतीय खिलाड़ी नहीं रहता है। तो ये हमारा बच्चा हो जाता है, हमारा बच्चा हो जाता है। अरे कल तो बजाफ्ते पूरी खुतबा में उसके लिए दुआएं पढ़ी गई हैं, पूरे लोगों ने उसके लिए दुआएं की हैं। तो मुझे ये जो गिरगिट नुमा जितने भी लोगों का शक्ल है ये नंगा होकर के सामने आएगा, और बहुत जल्द आएगा। 2024 में हम ऐसे लोगों को जो अपने साइज का पजामा तक नहीं सिला पाए आज तक और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और छुरी चाकू, ये बात बोल के मुझे तारिक अंकल की याद दिला दी। वो हमेशा बोलते थे छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा। मैं तो साथ में ये भी कहती हूँ कि भैया इजरायली प्रोडक्ट और सनातनी प्रोडक्ट अगर कैंची और चाकू नहीं होता तो खतना भी नहीं कर पाते, क्योंकि मुसलमान तो एक कलम नहीं बना पाया अपने लिए, तो खतना करने के लिए चाकू और कैंची कहाँ से बना पाता। तो जो कौम काबिल नहीं है सिर्फ पत्थर फेंकने और आतंकवाद मचाने के काबिल है, वो कौम को का असली शक्ल, असली चेहरा सामने आना बहुत जरूरी है। लेकिन नाजिया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्रैकडाउन ये स्टार्ट किया अगेंस्ट इलीगल हलाला सर्टिफिकेशन, इसके खिलाफ अब जिस तरह से लोगों के बीच में कहीं ना कहीं हमने देखा है कि धर्म के बेस पर लोगों को कहीं ना कहीं डिवाइड करने का भी काम किया जा रहा है, और दूसरे जो लोग हैं उनकी सेल पर असर पड़ रहा है। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश सरकार का कदम है, इसका क्या असर दिखाई देगा आपको ओवरऑल पूरे देश में मुसलमानों के बीच? देखिए 76 साल से मुसलमानों ने नेहरू और गांधी परिवार की वजह से बहुत बेवकूफ बनाया है, बहुत आतंक मचाया है, और क्या क्या बोल कर मचाते हैं कि मैं डरा हुआ कौम हूँ, यही बोल करके मचाते हैं। लेकिन अब वक्त आया है कि भारत की उन्नति की तरफ देखा जाए।
लॉ एंड ऑर्डर की तरफ देखा जाए। और जिस तरह से योगी महाराज जी ने कहा है कि भाई बेटी का दुपट्टा खींचोगे तो दूसरे ही चौराहे पर यमराज खड़े रहेंगे, तो उन्होंने सिर्फ सनातनी और हिंदू बेटियों के लिए नहीं कहा है, उन्होंने हर धर्म की बेटियों के लिए कहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो योगी मॉडल है और ये जो आसाम मॉडल है, ये जो उत्तराखंड मॉडल है, ये पूरा भारत ऐसा ही मॉडल होना चाहिए। बिल्कुल। और और अगर जी, आप कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी कि 72 फिरका जब अपनों का नहीं हुआ और आज 52 मुस्लिम ममालिक जब पाकिस्तान के मुंह पर थूक चुकी है और भारतीय मुसलमान को ये सऊदी अरबिया वाले मुसलमान समझते भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए हमारे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है इस तरह के जो भी कृत्य हो रही हैं जिनके आधार पर दो समाज के बीच में द्वेष दूरी फैलाई जाती है, या कोई भी आप पैरेलल इस तरह का एक सिस्टम आजाद भारत में लोकतंत्र में तैयार करते हैं जिसका अधिकार किसी भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है, वो नहीं कर सकते, ये समझना होगा। कोई भी सर्टिफिकेशन है वो सरकार ही दे सकती है, आपको अधिकार नहीं है। और उसका जो फंड आता है उसका इस्तेमाल किन गतिविधियों में हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो इसको समझने की जरूरत है और हमें इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये जो स्टेप है यूपी सरकार की तरफ से उठाया गया है, जिसकी काफी सराहना भी हो रही है। मुझे लगता है कि बहुत सही समय है, क्योंकि काफी लंबे समय से इस पे ऑन एंड ऑफ हम चर्चा के बीच में इस मुद्दे को उठता देखते हैं, लेकिन कभी इस पे कुछ बड़ा होते हुए नहीं देखा। उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हो रही है। आपको क्या लगता है नाजिया कि ये पूरे देश में इसको लागू करने की जरूरत है, और जिस तरह से ये उजागर हो रहा है उत्तर प्रदेश से इसकी सरकार शुरुआत हुई है? बिल्कुल, एकदम। जैसे मैंने कहा कि देखिए उत्तराखंड अभी पहला स्टेट बन गया है जहाँ यूसीसी लागू हो गया। आसाम जो है वो पहला स्टेट बना जहाँ बहु विवाह जो है, पॉलीगेमी, ये सारी चीजों को बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पहला एक ऐसा स्टेट बना था जहाँ लव जिहाद एक्ट आया, जहाँ रोमियो एक्ट आया। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ने जो शुरुआत की है उसको बिल्कुल आगे बढ़ाने की जरूरत है और पूरे भारत में ऐसे ऐसे लोगों की के ऊपर इंक्वायरी बैठाने की जरूरत है और ये पता करने की जरूरत है कि हलाल और रिलीजियन सिंबल के नाम पर जो ये पैसा उठाया गया है, ये पहले किस किस टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज किया गया है, और आने वाले वक्त में जो पैसा, क्योंकि अरबों खरबों में ये पैसा होगा, तो ये पैसे किस किस भारत को कहां पर नुकसान पहुंचाने के लिए रखा जा रहा है और जमा किया जा रहा है, इसको भी पता करना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ एक राज्य के करने से नहीं होगा, ये पूरे भारत में करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये देश हित में, समाज हित में, दोनों ही के लिए बहुत जरूरी है। और लोगों को किसी भी धर्म के झांसे में ना फंसकर ये समझने की जरूरत है कि इस सब की आड़ में किस तरह से लोगों को दूर लाने का कार्य किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं देश के खिलाफ भी बड़े स्तर पर एक बड़ी साजिश का शिकार हो सकते हैं इस फंड के थ्रू। नाजिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ चर्चा करके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, बेहतर हो जाएं। और धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।